ये एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आया जहां पर हेल्थ सर्विसेज में इन्होंने एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया है। ये चैटेबल आ गया, रुकिए रुकिए। हेल्थ सर्विसेज किस सीरियल नंबर पे है? 77 सर। कितना? 77 37? नहीं 77 डबल 7। हाँ ये रहा। 77 में इन्होंने एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया। अरे 77 में देखिए, जब ये प्रेस रिलीज आया था तो आई थिंक आई वाज द फर्स्ट, जब हमने वीडियो रिकॉर्डिंग में आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर मैं किसी हॉस्पिटल में जाता हूं हेल्थ सर्विसेज लेने और मुझे वो रूम देता है तो वो कंपोजिट सप्लाई का हिस्सा है। इसको आप, और ये रूम का रेंट 5,000 रुपये पर मंथ से ज्यादा है, मान लीजिए 6,000 रुपये पर मंथ है, आप इसको टैक्स कैसे कर सकते हैं? याद है आपको? तो 5,000 पर मंथ है या पर पर्सन? पर डे है। पर डे पर डे हाँ, पर डे। ठीक है, तो इसको आप टैक्सेबल कैसे कर सकते हैं? उसके बाद अब कैसे टैक्सेबल, बड़ा आसान था। हेल्थ सर्विसेज में, हेल्थ केयर सर्विसेज में एक एक्सेप्शन बना देंगे और उस एक्सेप्शन में वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब आप समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये नोटिफिकेशन। आपको एक्सपीरियंस भगवान ना करे हो, लेकिन हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो एक आईसीयू होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट, और बहुत सारे इंटेंसिव केयर यूनिट बना, न्यू नेटल इंटेंसिव, मतलब नए बच्चे जन्म होते हैं, और भी बहुत तरह के इन्होंने आईसीयू बनाए हुए हैं। ये तरह तरह के आईसीयू हैं। अब अगर आप इनमें किसी पेशेंट को भर्ती किया गया है तो, और ये चार्ज मैं आपको बता दूं तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में सब कुछ मिला के 40,000 पर डे, 50,000 पर डे, 1 लाख पर डे, इस तरह से चार्जेस होते हैं इसके। बाप रे। ठीक। छेला है। तो ये सारा एग्जेम्प्ट है। और ये जो चार्जेस बताते हैं 40,000, 50,000, 70,000 पर डे, जब आप उससे बिल लेने जाएंगे तो हर एक चीज का वो अलग अलग बिलिंग करते हैं। जब बिलिंग करेंगे तो हर चीज का अलग अलग बिलिंग करते हैं हॉस्पिटल वाले। एक सुई भी देंगे या कॉटन देंगे या कुछ और ग्लव्स देंगे, उनका अलग अलग, दवाइयों के साथ, रूम के साथ, सबका अलग अलग बिलिंग होगा। लेकिन वो जो रेट बताएंगे तो वो अंदाजा से बताएंगे, सर 25,000 और 50,000 के रेंज में होगा। अब कौन सी दवाइयां लगेंगी, कौन सी नहीं लगेंगी, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इस तरह से रेट बता देते हैं। तो बेसिकली आप कौन सी सर्विसेज ले रहे हैं? अरे बोलिए। सर्विस ले रहे हैं हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर की सर, हेल्थ केयर की है 100% एग्जाम्प्ट है। लेकिन अब आप समझिए, किसी पेशेंट ने अपना ऑपरेशन करवाया किडनी का। अब किडनी का ऑपरेशन करवाने के बाद डॉक्टर ने कहा आप ले जाइए घर। तो पेशेंट ने कहा सर 2-3 दिन और रख लो। हॉस्पिटल वालों ने कहा भी 2-3 दिन और रख लो, इंश्योरेंस तो पैसा आने वाला है, तो इसको एक नॉर्मल सा रूम दे दिया। और इस नॉर्मल का रूम का रेंट था मान लीजिए 6,000 पर डे। इसको वो टैक्स कर रहा है। आया जी जी सर। अब पढ़ लीजिए। Provided that nothing in this entry shall apply to the services provided by a clinical establishment, यानी कि हॉस्पिटल, clinical establishment डिफाइंड है। Nothing in this entry मतलब जो हेल्थ सर्विसेज का हमने एग्जाम्पशन दिया वो एंट्री इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम, ये सारे आईसीयू ये सब हटा दिए। कौन सा रूम है ये एक प्रकार से पेशेंट को भर्ती करने का रूम, नॉर्मल रूम है। जनरल या स्पेशल? कौन सा रूम, नाम बताइए। जनरल या स्पेशल? जनरल या स्पेशल वार्ड, डिलक्स डिलक्स रूम होता है, वार्ड नहीं है वो सब। हाँ, हैविंग रूम चार्जेस एक्सीडिंग ₹5,000 पर डे टू ए पर्सन रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है। अब आप देखिए, किडनी का ऑपरेशन पर डे का वो अलग अलग बिलिंग करेंगे। यस यस सर।
जब ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन थिएटर का चार्ज यूज लेंगे, वो सब एग्जाम में आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिलिंग वो हमेशा अलग अलग करते हैं, पर डे का बिलिंग करते हैं, और हर दिन जैसे जैसे बिलिंग होती जाती है वो हर डे आपसे पैसे भी लेते हैं। ठीक बात। बिल्कुल। अब वो क्या करेगा वो हॉस्पिटल वाला कि ये 5,000 जिस दिन आप नॉर्मल डिलक्स रूम ये सब में शिफ्ट करेंगे उस दिन नॉर्मल दवाई ववाई का खर्चा होगा, मेजर खर्चा तो किसका होगा? रूम रेंट का, रूम का होगा। बाकी दवाई ववाई तो जो नॉर्मल चल रहा है वो चल रहा है। इसको वो टैक्स अब जब वो बिलिंग करेगा दवाई के साथ रूम के साथ, तो ये रूम का जो जीएसटी है आया जी। सर दवाई में भी तो जीएसटी लगा देता है लोग। ये अगर दवाई हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट है तो क्यों लगाएगा? दवाई आप अलग से दुकान से तब लगाएगा। प्लीज बिलिंग अलग अलग नहीं करता। अविनाश जी एक मिनट रुकिए। अब ये सब, अब ये हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे, रूम का इनवॉइसिंग अलग करेंगे अगर जीएसटी लगता है तो। कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। रूम का इनवॉइसिंग अलग करें। आपके क्लाइंट है हॉस्पिटल तो आप भी यही एडवाइस कीजिए, रूम का इनवॉइसिंग अलग करें, उसके साथ मत करें। हॉस्पिटल जो अच्छे हॉस्पिटल में आप जाएं सर, हाँ तो जब एडमिट कराना रहता है तो पहले कहते हैं देखिए मेरे पास नॉर्मल रूम नहीं है, मेरे पास 5,000 और उससे ऊपर का रूम है। हाँ, आप 1-2 दिन रहिए, तब तक नॉर्मल रूम हमारे खाली हो जाएंगे, हाँ, तब तक मैं आपको दे दूंगा। हाँ, और वो आदमी ना चाहते हुए भी 5,000 से ऊपर के रूम में जाता है। मान लीजिए 2 दिन बाद ऑपरेशन होना है, पहले वो एडमिट करते हैं, ठीक बात, तो वो चार्जेज हैं वो अलग बिलिंग करेंगे। ठीक बात। सर यहाँ पे एक पॉइंट यार ऐड करना चाहता हूँ कि हेल्थ केयर सर्विस जो अपनी डिफरेंस चार्जेस जो हॉस्पिटल पेशेंट्स को बिल में चढ़ाते हैं लगाते हैं, हाँ, अभी तक हेल्थ केयर सर्विस में वो एग्जाम्प्टेड था, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अब क्या हो गया, ठीक है रूम के ऊपर 5,000 के ऊपर हम लोग जीएसटी पे करेंगे, हाँ। बाकी की जो सर्विसेज है क्या इसको एग्जाम दिखा के हमें रजिस्ट्रेशन नंबर में उसको एग्जाम दिखाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन नंबर तो उनको लेना ही पड़ेगा। हर एक हॉस्पिटल वो रजिस्ट्रेशन लेता ही लेता है, जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि उनमें डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर को रिवर्स चार्ज लगता है, तो रजिस्ट्रेशन ऐसे ही कंपलसरी है। सर अभी तक तो मोस्टली नहीं ले रखे हैं सर मोस्टली नहीं ले रहे क्योंकि वो प्योरली वो सेक्शन 23 एग्जाम्प्टेड में चला जा रहा तो है। सिर्फ कंपनीज ही है ना, बाकी बाकी फर्म्स भी आपको नहीं सर ये केवल मेडिसिन काउंटर के उन्होंने अलग से रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, ओनली मेडिसिन यस काउंटर। सर, यस सर। सर मेरा ये पॉइंट नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर एग्जांपल है कि 5 लाख का टोटल बिल हुआ जिसमें रूम का 5,000 पर डे से जाता है और वो 50,000 रुपये हो गया, तो 4,50,000 रुपीज भी अभी उसको एग्जाम सप्लाई में दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, इनडायरेक्ट वे से सारे हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन ला के, भले तुम एग्जाम में लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर लो, नंबर मैच करो, नंबर मैच टर्नओवर मैच और करो। 42 भी आएगा हिसाब ले रहे हैं बेसिकली। जो अभी तक एंजॉय कर रहे थे एग्जाम्सन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेके और टर्नओवर कोई डिस्क्लोज ही नहीं था, क्रॉस वेरिफिकेशन ही नहीं था, इनकम टैक्स में जो दिखा दिया वो फाइनल, अब यहाँ से क्रॉसिंग होगा। सर हाँ, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर भी 42, 43 एप्लीकेबल हो जाएगा। यस होगा एग्जैक्टली सर। और अब ये गियर में आएंगे, क्लच अब इनके ऊपर मजा आएगा। बढ़ेंगी। हालांकि सर ये 5,000 रुपीज विदाउट आईटीसी का ही है। नहीं, इसमें सर कार्ड ब्लड बैंक को भी उन्होंने टैक्सेबल कर दिया। अभी मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे। नहीं, आपने जो पॉइंट बताया है मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। एक हॉस्पिटल है जो अनरजिस्टर्ड है और के पास रूम अप टू ₹5,000 का ही है, उससे ज्यादा का नहीं है, तो ये एग्जाम सप्लाई माना जाएगा। ठीक बात है? बिल्कुल यही कह रहे हैं ना? सर ये रजिस्ट्रेशन भी नहीं देगा, कोई जरूरत भी नहीं है इसको। और ये एग्जाम सप्लाई और कुछ है नहीं, इसका मान लीजिए 50 लाख का टर्न। यस सर। और इसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, नहीं लेगा सर, बिल्कुल एक्सक्लूसिव एग्जाम। अब ये बेचारा एक रूम बना लेता है, बोला सर कस्टमर की मांग है, और इसका 6,000 कर देता है। यस सर। तो ये सप्लाई हो जाता है और एक दिन रखता है, 6,000 आता है, और ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट दोनों हो जाता है, तो जो रजिस्ट्रेशन यस सर, सीएस का फायदा हो जाएगा। अब ये फंस गया। दैट इज माय पॉइंट सर। ठीक है, चलिए।
सर ये एक बात बताना, जो इन्होंने अभी किसी एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि 500 रुपए पे जीएसटी वाले पे आईटीसी नहीं मिलेगा, ये इस पे है ऐसा कुछ, रूम रेंट पे एग्जाम आईटीसी नहीं सप्लाई है तो मिलेगा? जीएसटी क्यों, आईटीसी क्यों मिलेगा? सॉरी? एग्जाम सप्लाई पे आईटीसी नहीं मिलता है नहीं ना। सर, 5000 से ज्यादा वाले पे, 5000 से ज्यादा वाले पे। तो वो नोटिफिकेशन में लिखा है ना 5,000 रुपीज से ज्यादा, और बाजू कॉलम में लिखा है आईटीसी नॉट अवेलेबल। अच्छा नोटिफिकेशन में लिखा है ऐसा? सर सर कहाँ लिखा है, दिखाइए तो। कहाँ लिखा है, फिर दिखाइए। तो नोटिफिकेशन में शायद मैंने पढ़ा था, आई मे देखिए आप बी रॉन्ग। ऐसा मतलब आप टाइम वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं फिर आप हमारा। नहीं नहीं सर, नोटिफिकेशन में लिखा होता तो मैं नहीं लिखता यहाँ पर, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात का रिस्पेक्ट करके मैं एक बार नोटिफिकेशन खोल लेता हूँ। 4/2022। आप लोग क्या कीजिए, देखिए आप लोगों को पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। किताब खोल कर मेरे पास कोई नया चीज आता है, मैं नोटिफिकेशन दोबारा पढ़ता हूँ, लॉ दोबारा पढ़ता हूँ। मैं कुछ भी अज्यूम नहीं करता, और मैं शायद में नहीं जाता। कहाँ लिखा हो एक बार सर अगर लिखा होता फिर तो वो भी फिर तो वो भी लिखा होता ना कि ये डीम्ड एग्जाम सप्लाई है, और फिर बात वही आ जाती कि एक्सक्लूसिव एग्जाम कहाँ सप्लाई में लिखा हुआ, ये है, फिर ये देखिए कहाँ लिखा हुआ है, दिखाइए। रजिस्टर ना होता। सीरियल नंबर 77 कहाँ है? चलिए, अब मैं कहूंगा आप लोग मेरी क्लास लीजिए तो आप लोग बोलेंगे बेच रहा है, बेचना नहीं है उम्मीद, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी, सभी को जरूरत पड़ेगी। कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं आप तो मेरी क्लास से ही आपको जीएसटी समझ में आएगा, ये गारंटी है। हमने तो लिख दिया, बहुत हाथ जोड़ के हम्बली लिख दिया, नो वन कैन टीच बेटर जीएसटी देन अस। उसका एग्जांपल मैं हूँ सर, हाँ है, सभी लोग हैं आप लोग जिन्होंने भी किया है। शुरू से ही जुड़ा हूँ। और कौन सा एग्जामिशन आया है, ये फीफा पर छोड़ देते हैं। एक बार डोगरा, वो डोगरा टू आसाम वाला जो था, हाँ हाँ, एक बार इकोनॉमिक क्लास वाला उन्होंने वो वो कर खत्म दिया। कर दिया। हाँ वो ये रेजिडेंशियल जो इम्पोर्टेंट जज थे वो तो हमने कर ही लिए हैं। जो नीचे वाला था होटल वो सर्विसेज, उन्होंने यस कर, यस, होटल सर्विसेज का हाँ 1000 रुपए होटल से सर्विसेज में कर दिया, सब 1000 से नीचे 12% वाले पर जीएसटी। भी। सब टैक्स वाला खुला आईटीसी लो हाँ 12 वो कर दिया, है। 12% लागू कर दिया, 1000 से नीचे भी, अब छूट हाँ, समाप्त और हो गई। दूसरी बात, जितने भी होटल छोटे मोटे होटल थे 20 लाख से ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन करवाओ। सर ये जो 1000 रुपए की वैल्यू है, ये मतलब वैल्यू सप्लाई है, मतलब आफ्टर डिस्काउंट है ना, या तो टैरिफ? तो कोई चक्कर ही नहीं है। नहीं नहीं, एक अब डिक्लेयर टेरिफ का चक्कर नहीं है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है जी। पहले डिक्लेयर्ड था, अब डिक्लेयर्ड वर्ड भी हाँ हटा जी। दिया, वो तो पहले ही हटा दिया। ये देखिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई डू नॉट इंक्लूड टैक्सेस। ठीक तो है ये सर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जितने भी होटल इंडस्ट्री में है। अब देखिए, होटल इंडस्ट्री जो रेस्टोरेंट भी चला रहा है, हम्म। होटल जिसमें रेस्टोरेंट भी है, 5 स्टार होटल ये सब कुछ छोड़ देते हैं, छोटे मोटे होटल की बात करते हैं, और जो जो रेस्टोरेंट भी चला रहा है, तो रेस्टोरेंट पे आईटीसी नहीं मिलता, यस सर। और रूम्स पे अब आईटीसी मिलेगा। अब ये 12 और 18 का रेट आ गया। यस सर, 12-18। 7500 रुपए से ऊपर है, 7500 से ऊपर है तो 18%, उससे कम है तो 12%। रेट तो दोनों ही है। हाँ जी। एक्सक्लूसिव इसके लिए सप्लाई है तो आईटीसी मिलेगा, एक्सक्लूसिव इसके लिए है तो नहीं मिलेगा। हम्म। दोनों के लिए है तो 42-43। 42-43 अप्लाई करिए। कंपोजिट है तो मिल जाएगा। ठीक बात। जी। ठीक है सर। चलिए, ये हो गया। सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो हाँ, बताइए। ऑक्सीजन वाला मैं अभी जस्ट नोटिफिकेशन निकाल रहा था। नोटिफिकेशन नंबर 3 के अंदर हाँ, पेज नंबर, सर 1 मिनट सर, पेज नंबर इसके अंदर 5th में है, 5वें नंबर के पॉइंट, 5वें पेज के ऊपर लिखा हुआ है। क्या यहाँ पे ये लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ सर, सर इफ यू अलाउ मी। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाइए। सर सीरियल इसमें नंबर आपके 31A लिखा है वहाँ पे, नोटिफिकेशन नंबर 3 के अंदर। 31A। यहाँ पे, यहाँ सर यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ बाजू में देखिए, द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स सर्विस चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन द सप्लाई टू सर्विस हैज नॉट बीन टेकन। सॉरी सर, मैंने रेट रिप्लाई दिया। थैंक यू सो मच, माय मिस्टेक, आई एक्सेप्ट इट। नहीं सर, मैंने रेट रिप्लाई दिया, आई एम सॉरी।
रुकिए इसको चेंज कर देते हैं अब। उसमें रेट नोटिफिकेशन हमने लिखा नहीं था ना। ना एग्जाम्शन $77। एक मिनट रुकिए। The rate of tax charged, the rate of tax levied shall be 5%, but the credit has not been. थैंक यू परिमल जी। सर इसका मतलब ये हुआ ना कि जो हम डिस्कस कर रहे थे कि सारे हॉस्पिटल्स जीएसटी के एम्बिट में आ जाएंगे, वो अभी भी नहीं आए, क्योंकि वो फिर वो तो आएंगे है ना, आईटीसी से क्या मतलब है? सर वो फिर माना जाएगा कि वो एग्जाम सप्लाई है, वही लिखा हुआ है रेफर्स फोर्स सर, वो तो सॉरी सर, आपको आईटीसी नहीं मिल रहा है, सप्लाई तो आपका एग्जाम में तो होगा, वो तो आपको दिखाना ही पड़ेगा ना। नहीं ये भी तो है ना कि if we are involved in wholly exempt supply, फिर जरूरत नहीं होती जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। आईटीसी तो रिसिपिएंट को नहीं मिलेगा ना। नहीं हमारे लिए है ना। नहीं, आपकी सप्लाई की बात अच्छा है। ओके ठीक है। सप्लायर को नहीं मिलेगा। एक मिनट आपका पॉइंट वैलिड है, एक बार दोबारा एक्सप्लेनेशन 4 को पढ़ लेता है। कौन सा इसका प्रिंसिपल नोटिफिकेशन क्या है? उसमें एग्जाम सप्लाई किस पर्पस के लिए है वो लिखा हुआ है, तो वो समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ आपके साथ। ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स और सर्विस यूज पार्टली फॉर सप्लाइंग सच सर्विस एंड पार्टली फॉर अफेक्टिंग अदर सप्लाईज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट्स is reversed as if supply of such services is exempt supply and tax provisions of 24 read with subsection 70 subsection 2 and the rules made there। तो इसको हम exempt supply मान रहे हैं किस पर्पस के लिए? आईटीसी रिवर्सल। सर ये बात आईटीसी रिवर्सल की, हाँ जी है ना, लेकिन है ये टैक्सेबल सप्लाई। यस सर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई 2 इसको हम exempt सप्लाई मान रहे हैं। ठीक है सर सर एवरीथिंग एम्बिट में आई गए हैं हॉस्पिटल्स, सब हॉस्पिटल कवर हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं? सर मेरा ये छोटा सा क्वेश्चन इस पॉइंट पे है। हाँ। अभी तक हॉस्पिटल जितने भी बिल आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि अलग अलग कैटेगरी के आपके सामने आइटम लिखा और उसके सामने रेट लिख देंगे, भाई हॉस्पिटल का, रूम का, व्हाटएवर। हाँ। अब क्या हॉस्पिटल 2 बिल बनाना जरूरी है कि 1 बिल में ही करेगा? क्योंकि अगर वो 1 बिल में करेगा तो कंपोजिट सप्लाई का जो प्रिंसिपल है उसको ब्रेक हो जाएगा, जहां पे आपने इनिशियली स्टेज में ही बोल दिया कि कंपोजिट सप्लाई का। परिमल जी यही कहा कि एडवाइजेबल है रूम का अलग बिल बनाए। अलग रेस्टोरेंट में जाते हैं ना आप, तो वो फूड का अलग बिल बनाता है, अल्कोहलिक लिकर का अलग बिल बनाता है, वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। दूसरा, एग्जाम सप्लाई के लिए बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। एग्जैक्टली माय पॉइंट इज टैक्सेबल सप्लाई के लिए उसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। यस सर है ना? यस सर, क्योंकि वो एग्जाम सप्लाई के एक्सेप्शन में कार्व आउट किया हुआ है, तो वो टैक्सेबल सप्लाई में आ गया और उसका अलग बिल बनाना चाहिए। एडवाइजेबल तो यही है। ठीक है, होटल कर लिया ना हमने। होटल के अलावा और क्या था? तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मत बोलिए, वो बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए अभी। मतलब मैं इतना बता सकता हूँ, जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट को दे रहे थे वो पहले 12% पे था, अब 18% पे। 18 जुलाई से 18 जुलाई से। एक ही साल में सर इसी कैटेगरी को 2 बार रेट चेंज हो चुके हैं। हाँ, मेरी किताब रियल एस्टेट की बची हुई है, वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है, मैं इसलिए छूना नहीं चाहता। सर यही तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है।
और क्या चेंजेस आए जरा। ये रेल और वेसल में जो रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल जाएगा वो अब टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, और अच्छा भी है, टैक्सेबल हो गया, क्रेडिट उनको मिलता ही है। ये 1500 750 एग्जाम्शन विड्रॉ हो गया, बाकी सारा एग्जाम्शन है ही। इसके बाद ये जो हायर ऑफ पैसेंजर या गुड्स व्हीकल, इसमें इन्होंने कुछ चेंजेस किए। सर ये बुक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है या मतलब ओनली फॉर परचेजर्स ऑफ लेक्चर उनको अवेलेबल होगी? नहीं, वो सेपरेटली आप किताब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हार्ड कॉपी आएगी या पीडीएफ फाइल? हार्ड कॉपी। ओके सर। यहां पर हम लोग को एक चेंज लिखना था। तो ये GTA मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इसको होते हैं रिवर्स चार्ज में, शायद लिखा नहीं लिखा, एक बार देख लेते हैं। और ये अगर रह ही गया फिर ये डिस्कशन रह गया था GTA का, जरा ये भी डिस्कशन कर लेते हैं आपके साथ। आप देखिए, हमने लास्ट सेशन में क्या बताया था, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन अगर GTA को ट्रक किराए पे देता है तो एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है? बिफोर दिस नोटिफिकेशन एग्जम्प्टेड था सर। टैक्सेबल है सर आज की डेट में। आज की डेट में एग्जम्पशन था। यस सर। कल कोई भी पर्सन अगर GTA को किराए पे देता तो एग्जम्पशन था। यस सर। अब इन्होंने एक 12% का टैक्स लगाया है। क्या लिखा हुआ है? 12% टैक्स लेवाइड इफ रेंटिंग ऑफ गुड्स कैरेज where cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient। यानी कि इस GTA से अगर आप कॉस्ट ऑफ फ्यूल मांगते हैं तो इस पे 12% का टैक्स लग जाएगा, यही तो है। जी जी। फिर सीरियल नंबर 23 का एग्जाम्पशन के साथ है तो 12%। और ये नोटिफिकेशन ये रहा। अब देखिए, सप्लायर अनरजिस्टर्ड GTA हो या अनरजिस्टर्ड अदर्स हो, रिसिपिएंट कौन है? GTA हो, अदर्स हो, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, कॉस्ट ऑफ फ्यूल एक्सक्लूडेड या इंक्लूडेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे ही एग्जाम्पशन हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। सिंस सप्लायर इज नॉट ए टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। अब आते हैं, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और GTA है या अदर्स है लेकिन रजिस्टर्ड है, वो ट्रक किराए में देता है किसको? GTA को। GTA रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन रजिस्टर्ड पर्सन किसी GTA को ट्रक किराए पे दे रहा, कॉस्ट ऑफ फ्यूल एक्सक्लूडेड है, तो 23 में एग्जाम्पशन मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? मिलेगा एज पर सीरियल नंबर 23। अब अगर रजिस्टर्ड पर्सन GTA हो या कोई और हो, वो GTA को ट्रक किराए पे दे रहा है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, बताइए 12% लगेगा। सीरियल नंबर 23 एप्लीकेबल नहीं होगा, 12% लगेगा। यस सर। 12% जब लगेगा तो इसको देना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में। यस सर। सप्लायर देगा, रिवर्स चार्ज तो है नहीं। यस सर। रेसिपिएंट क्या इस 12% का क्रेडिट क्लेम कर सकता है? यानी कि GTA क्या 12% का क्रेडिट क्लेम कर सकता है? अगर GTA की और भी सर्विस अगर 12% वाले ले रखा है, अगर फॉरवर्ड चार्ज वाला, तो क्लेम कर लेगा, अदरवाइज नहीं। 12% FCM में तो क्लेम कर लेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। हाँ। राया, इस पे कुछ किसी को कुछ कहना है तो बता दीजिए। नहीं सर, सही है। ठीक है, तो ये हो गया सर। ये अभी जो पिछला नोटिफिकेशन आया था सप्लाई सर्विसेज को भी अभी आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड मिलेगा, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बन सकता है? अगर गुड्स के केसेस में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अप्लाई होता है, सर्विसेज में तो होता नहीं है। केवल सर्विस में नहीं है। केवल सर्विस में।
चलिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और बागडोगरा था, जहां पर अब एग्जामिशन पहले एग्जीक्यूटिव और इकोनॉमी दोनों के लिए था, अब एग्जामिशन सिर्फ इकोनॉमी के लिए है, एक्जीक्यूटिव क्लास टैक्सेबल हो गया। ठीक है, जी जी बूंद जी, बूंद से घड़ा भरता है, पता है आपको? वही वही हो रहा बिल्कुल है। पता है वही हो रहा है। तो एक गवर्नमेंट बूंद बूंद एक से, रोपवे वाला भी आ गया सर। सब सब धीरे धीरे सागर बन जाएगा। हाँ, और सागर बन एक जाएगा। एक सर रोपवे वाला आ गया। हाँ, रुपए वाला भी आ गया। रुपए वाला तो खैर कम किया उन्होंने, पहले हाँ 12% लगता था, 18%, हाँ, वो 5% कर दिया लगा, उन्होंने, कहा कि हम लोग का क्रेडिट जब नहीं मिलेगा। जब 5 साल में जितने भी एग्जाम्स थे ये नेक्स्ट 5 इयर्स में सब निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन क्रेडिट तो ब्लॉकेज हटाते हैं, हाँ, वो नहीं हटाएंगे, वो बढ़ाएंगे। वो बढ़ाएंगे। यानी गवर्नमेंट की दोनों तरफ मंशा ही नहीं है थिंकिंग। कि आईटीसी किसी को मिले। हाँ, चलिए एक और इन्होंने एग्जाम्पशन हटाया है। सेबी जो सप्लाई करती है, आरबीआई है, चेकबुक अगर लेंगे तो सब आरबीआई, टैक्सेबल ये कर सब। दिया अच्छा, है। ये जो है वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उन्होंने कहा सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसी का एग्जाम्पशन है। बाकी बाकी को हटा दिया है। स्पाइसेस, कोपरा, सुगर केन, जैगरी, रॉ वेजिटेबल फाइबर्स सच एज कॉटन, फ्लैक्स, जूट एक्सेट्रा, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बिटर लीव्स, टेंडू लीव्स, कॉफी एंड टी, सब टैक्सेबल कर दिया। सर यहाँ पे हमारे एक मेंबर ने चेक बोला, वहां पे लूज चेक आएगा वर्ड। कहां पर? अभी हमारे सामने आरबीआई ने जो बोला चेक के ऊपर भी अभी इन लोगों ने टैक्सेबिलिटी कर दी, हाँ तो हाँ, वहां पे लूज चेक वर्ड लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। दिखाइए कौन सा नोटिफिकेशन है। सो ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, तो चलिए, हमने लिखा है उसको। हाँ आरबीआई जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है सब टैक्सेबल कर दिया। हाँ, चलिए, यहाँ पे कोई वर्ड तो नहीं आया लूज का सर। हाँ, लूज वर्ड नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं, देखते हैं एक बार। आईआरडीए जो सभी भी सर्विसेज प्रोवाइड तो फीस लेती है ना, आईआरडीए, सेबी, ये सब बहुत सारी फीस लेती है, सब टैक्सेबल है अब। हाँ सर, सब टैक्सेबल, सही बात। चलिए, काम हो गया इन लोग का, क्रेडिट लेता रहेगा और क्या। ब्रोकर सेबी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। आरबीआई सब टैक्सेबल है। इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, आरबीआई का सब टैक्सेबल हो गया। गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है और क्या। आरबीआई कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा। एफएसएसआई में आप फूड लाइसेंस लेते हैं, टैक्सेबल है। हाँ वो सब हटा दिया। बताइए, ये फ्यूमिगेशन वाला भी हटा हाउस दिया। ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हाँ ये भी हटा दिया। ये टैक्सेबल सप्लाई बन गया। और कंपोजिट सप्लाई का हिस्सा हो तो क्लॉज एच में यहां भी हटा दिया, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन ए वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सीड्स जो होता है, क्या वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा? हाँ हाँ, अच्छा, सर्विसेज बाय स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, एग्जम्पशन हटा दिया, टैक्सेबल है। तो हटाना भी चाहिए। और एजुकेशन में कुछ नहीं किया। लूज चेक कहाँ लिखा हुआ है? मैंने अमेंडमेंट किया है किताब में। कोड ब्लड बैंक्स, वो इसके भी हटा लिए दिया सर। टैक्सेबल है। यस। 78 या 79 में सीरियल नंबर। हाँ, ये दिखाई दे रहा है ना, 76, ये सीरियल नंबर आईटीआर के हैं। ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा आपको दे रहा स्क्रीन? दे रहा दे रहा दे हाँ यस रहा। सर, यस सर। हाँ। फिर ये सर्विसेज बाय ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, टैक्सेबल कर दिया। अब क्रेडिट बिल मिल जाएगा हॉस्पिटल्स वाले को, अगर रजिस्टर्ड है तो, एलिजिबल है तो। हम्म। अच्छा, यहाँ पर एक हटाया इन्होंने। यस, ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, बोलता रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर सिखलाएंगे आप। इंडिविजुअल सिखलाएगा तो एग्जाम्पशन है, कंपनी बना के सिखलाएंगे तो टैक्सेबल है। तो अनुपम खेर की एक्टिंग क्लास टैक्सेबल हो गया। ओह। मोदी जी ने दुश्मनी निकाल ली। हाँ, धोनी यूनी का जो भी है सब। नहीं, स्पोर्ट्स नहीं किया ऐसा, स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज, सिर्फ ये आर्ट एंड कल्चर पे इंडिविजुअल वर्ड लेके आए। चेक कहाँ गया? चेक मैंने कहीं देखा था, कहाँ लिखा हूं मैंने? कंट्रोल एफ कर लो।
CHEQUE। हाँ नहीं, चिट फंड नहीं, हमने नहीं लिखा। इसमें लिखा होगा, इसमें भी नहीं लिखा हुआ। 4 में लिखा हुआ है क्या? कहाँ लिखा हुआ था? रेट नोटिफिकेशन में होगा ना सर, उसको समाप्त किए अटैचेबल किए हैं। हाँ 3 में ही होना चाहिए। 3 में क्यों नहीं मिला मुझे ढूंढने से? स्पेलिंग उन्होंने अलग लिख दी क्या? कहीं ना कहीं तो था। ये जीटी आ गया, ये रोपवे आ गया, ये अदर्स आ गया, कॉस्ट ऑफ फ्यूल आ गया, सपोर्ट सर्विसेज इन ट्रांसपोर्ट 18। जॉब वर्क के समय भी रेट बहुत चेंज हुए हैं, देख लीजिएगा। ये बायोमेडिकल वेस्ट हटाया, 12% रेट लगा दिया। प्रिंट मीडिया, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, हेल्थ सर्विसेज, इसमें तो नहीं है। क्या इश्यूएंस ऑफ चेक पे एग्जम्पशन था क्या? पहले आरबीआई जो सर्विस देती थी। अच्छा, ये टूर ऑपरेटर का एग्जम्पशन रह गया। टूर ऑपरेटर जो इंडिया में भी देता है, इंडिया के बाहर भी देता है फॉरेन टूरिस्ट को। तो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आया, बोला नेपाल भी घुमा दो, दिल्ली भी घुमा दो, तो 3 दिन नेपाल 3 दिन दिल्ली, तो 50-50% हो गया। 50% टैक्सेबल होगा, 50% एग्जम्पशन होगा, ठीक है। हाँ, और मैक्सिमम 50,000 तक एग्जम्पशन है। आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सारे सर्विसेज टैक्सेबल कर दिए इन्होंने, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक छोटा सा सर्विसेज उन्होंने एग्जाम किया है, वो मैंने लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। पोस्ट कार्ड का है वो। हाँ जी, शायद पोस्ट कार्ड का है वो। पोस्ट कार्ड ही है। हाँ, कुछ 15 ग्राम 16 ग्राम ऐसे करके कुछ लिखा है। पोस्ट कार्ड तो बंद हो गया आज की डेट में। बंद तो नहीं हुआ, दिल्ली यूज और कम, मुंबई के लिए बंद हो गया होगा। गाँव में बाकी पंजाब से यूज है। कम हो गया, ये कहिए। अरे गायब ही हो गया। पोस्ट कार्ड लिखने पड़ेगा सभी। और फ्लाई ऐश में 90% का वो जो लिमिट था वो हटा दिया गया। क्या हाँ क्या हाँ, क्या? फ्लाई एस में 90% वाला हटा दिया। 90% था ना, कि कम से कम 90% होना चाहिए। फ्लाई एस होना चाहिए ब्रिक्स हमारे में। साथ फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स इन एक्सेस ऑफ 90% ऑफ ऐश, वो था फ्लाई ऐश। वो वर्ड हटा दिया, इन एक्सेस ऑफ 90%। अब फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स ही पढ़ेंगे बस। ठीक है, हो गया कंप्लीट। वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार। सर एक छोटा सा डाउट है। हाँ हाँ, वीडियो ऑन कीजिए अविनाश जी, वीडियो ऑन कीजिए। अविनाश जी कहिए। ये जो हॉस्पिटल वाला जो बात चल रहा था, जिसमें वो बोल रहे थे कि आरसीएम वाला जो बात मतलब ये आईटीसी नहीं मिलेगा, तो रिसिपेंट के हिसाब से बात करेंगे ना हम लोग। नहीं, सप्लायर के हिसाब से। तो सप्लायर को क्या चेक आईटीसी में नहीं मिलेगा? जो हॉस्पिटल सप्लायर जो है बिल रेज किया, रिसिपेंट से टैक्स कलेक्ट किया। नहीं अविनाश जी, ऐसे समझिए, मैंने रूम है मेरे पास, मैंने उसको किराए पे दिया है, मैं उस रूम की सर्विसेज लेने के लिए बहुत सारे खर्चे करता हूँ, क्या मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, वो ये कह रहा है। अरे आप बिजनेस चलाने के लिए एक्सपेंसेस करते हैं ना आप। हम समझ गए, हाँ वही है। उस आईटीसी की बात करते हैं। हाँ, और हेल्थ सर्विसेज में मुझे आईटीसी मिलेगा भी क्यों? वो तो पूरा का पूरा पर्सनल है। पब्लिक है, वो अपना पर्सनल है। हाँ, एम्प्लॉइज का भी ब्लॉक है हेल्थ हाँ सर्विसेज। बिल्कुल। बाकी लोग प्लीज वीडियो ऑन कर लें। मनीष जी सिर्फ ज्ञान प्राप्त करते हैं, देते नहीं है। अनम्यूट कीजिए मनीष जी। मनीष जी सर ये अनम्यूट। अनरजिस्टर्ड पे
सर ये अनरजिस्टर्ड पे जो आरसीएम था वो तो हटा दिया है ना सर? अनरजिस्टर्ड पे आरसीएम हटा दिया, कौन सा क्लॉज पूछ रहे हैं आप? जो सर अनरजिस्टर्ड परचेज, जो अनरजिस्टर्ड से हम परचेज करते हैं थे अच्छा अच्छा, पहले, 94 जी बहुत सर, पहले जी सर। हट गया। बहुत पहले हट गया। लेकिन आज भी नोटिस आ रहे होंगे आपके पास जहां पर ऑफिसर कहता है 2017 तक जो आपने परचेज किया है उसका मुझे आईटी जीएसटी दो। हाँ तो सर अक्टूबर तक का तो वो देना ही पड़ेगा ना सर? अब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा ये तो आपके ऊपर डिपेंड एग्जैक्टली करता सर, वो 1/7/2017 से लेके 12 अक्टूबर 2017 तक के ऊपर आपको लगेगा। बिल्कुल ठीक परिमल जी। अब वैभव जी बोल रहे हैं देना पड़ेगा या फाइट करना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक सर। उसमें सर बीच में इसमें भी 2 पॉइंट है। जुलाई और अगस्त में पूरा अमाउंट था और अगस्त के बाद 5,000 रुपीज पर एग्रीगेट का कुछ एग्जाम्पशन था। अच्छा ठीक है। एक सर अगर हम प्लॉट लेते हैं रेंट के लिए, मार्बल की दुकान है, तो सर उस पर आरसीएम की लाइबिलिटी थोड़ी ना आएगी? नहीं, फॉरवर्ड खाली चार्ज रेजिडेंशियल के लिए दिया है ना इन्होंने, तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बोल दिया। अब इसको हम लोग अपनी किताब में भी लिखेंगे। टेन आरपी नहीं, यूआरपी करता हूँ। यूआरपी आरपी रेजिडेंशियल प्लॉट नॉट एप्लीकेबल। बताइए सर हमारा जैसा मार्बल का बिजनेस है किसी पार्टी का, और उसने प्लॉट ले रखा है अपने शोरूम के लिए, माल बेचने के लिए, अब वो जो जिस बंदे से लिया है वो तो अनरजिस्टर्ड है, तो हम जो उस पर जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी हमारे ऊपर? मैं वही तो लिख रहा हूँ, मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ अब। जी सर। से तो एफसीएम नहीं होएगा, फॉरवर्ड चार्ज यहाँ रेंटिंग ऑफ आरसीएम होगा ना सर? प्लॉट है ना, क्योंकि ये बिल्डिंग थोड़ी है। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग शब्द नहीं है ड्वेलिंग यहाँ यूनिट पर, दिया हुआ है। जी 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 जी। हाँ तो तो वो वो तो रहने की जगह अप्लीकेबल होगी नहीं ना होगा। बट dwelling वो तो। गोडाउन है, और तो अगर गोडाउन को अगर मानते हैं उसको, तो क्या होगा? प्लॉट तो अगर हम अपने किसी से कोई प्लॉट लेके कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं और वहां सामान स्टोर कर रहे हैं, तो क्या वो गोडाउन नहीं है? है। गोडाउन में तो ये कहीं नहीं लिखा है कि वो कवर होना चाहिए या नहीं कवर होना चाहिए। तो गोडाउन तो एफसीएम ही आएगा मतलब। नोटिफिकेशन में तो रेजिडेंशियल हाउस लिखा है ना सर? नहीं, ये Dwelling उसके लिए मैं dwelling। नहीं कह रहा हूँ। ये जनरल गोडाउन तो पहले से रेट उस पर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग लिखा है सर। हाँ, ड्वेलिंग में तो वो आएगा dwelling लिखा है। हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में। हाँ बनाएगा। अब मैं देखता हूँ, रुकिए। आपने रेजिडेंशियल प्लॉट किराए पे दिया है, हाँ जी। ठीक है, रुक जाइए। ये लिख देता हूँ, खरीदना वरना नहीं है ये सब, ठीक है। ये बेचा नहीं जा रहा है, रेंटिंग है। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट बाय यूआरपी टू आरपी। तो हम लोग पर्पस तो कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट में वो शायद कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकता है या नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो मैं कमर्शियल लिख दूं? ठीक, कमर्शियल टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? तब तो आएगी, लेकिन फॉरवर्ड चार्ज पे आएगी। फॉरवर्ड चार्ज पे आएगी। फॉरवर्ड चार्ज तो यूआरपी पे है, और यूआरपी आरसीएम में आएगा। मतलब हम थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड देखेंगे ना, मतलब हम यूआरपी। हाँ, आरसीएम कैसे आ जाएगा? एफसीएम आएगा। यहाँ नेचर कर देता हूँ, यहाँ रेजिडेंशियल यूनिट कर देता हूँ, काम खत्म। ठीक है, और यहाँ प्लॉट कर दिया, ठीक है। यस सर। तो आरसीएम नहीं आ रहा है। जब आरसीएम नहीं आ रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज आ रहा है। फॉरवर्ड चार्ज अब इसका देखेंगे तो टैक्सेबिलिटी नहीं आ रही है, ठीक बात। ठीक सर। अब यहाँ पर आरसीएम नहीं है सर। आरसीएम क्यों नहीं आएगा सर? आरसीएम नहीं आएगा क्योंकि रेजिडेंशियल यूनिट नहीं है, बना बनाया घर होना चाहिए।
नहीं, वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बोल के लिखा है ना सर? ड्वेलिंग मतलब बनाया घर हो गया ना, बना बिल्डिंग के साथ। हाँ। ठीक तो है, नीचे नीचे वाले में सर दोनों रजिस्टर्ड करिए तब सर क्या आप होगा? रेसिडेंट ड्यूलिंग में प्लॉट को कवर नहीं करते हैं? क्या चीज? नहीं नहीं, ड्वेलिंग ड्वेलिंग का ना मतलब ढूंढिए। सर उसका मतलब यही रहने की जगह, मतलब हैबिटेबल प्लेस, तो डिक्शनरी में नहीं है। द प्लेस वेयर अ पर्सन लिव, ए हाउस, निवास हाँ जी। स्थान, आवास गृह। यस सर। ओके, चलिए इस पे बता दीजिए यूआरपी, आरपी, कमर्शियल सर, प्लॉट। ये भी एफसीएम है। इसमें भी फॉरवर्ड चार्ज है। यस सर। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो आरसीएम आएगा ना एफसीएम आएगा? फॉरवर्ड चार्ज आएगा और टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। यस। ठीक है, अब राजेश जी कह रहे हैं इसको आरपी कर देता हूं मैं। दोनों आरपी कर दीजिए। दोनों आरपी कर दिया। फिर तो है ही एफसीएम बस। तो सिर्फ ओनली एफसीएम? टैक्सेबल अंडर एफसीएम। एफसीएम, यस सर। ओनली एफसीएम, और रेजिडेंस में तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए। बिल्कुल। अगर दोनों, अगर प्लॉट रेजिडेंस रेजिडेंस दोनों हो तो भी कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। देखिए बोलना इसलिए जरूरी है। एक पॉइंट और आया, आरपी यूआरपी को आरपी टू यूआरपी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बसंत जी, उसमें तो कुछ चेंज नहीं आ रहा है। अगर यहाँ यूआरपी है तो एफसीएम ही हो जाएगा, तो भी एफसीएम ही रहेगा। एफसीएम ही हो जाएगा। ये कर दूं? हाँ जी सर, ठीक है ठीक है। चलिए और बताइए। सर यहाँ पे जो प्लॉट है वो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया में होगा या रेजिडेंशियल एरिया में होगा, वो भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से लोग रेजिडेंशियल एरिया में करवाते हैं प्लॉट अंदर। हमारे यहाँ पे जीआईडीसी है, जीआईडीसी के अंदर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट करने के लिए भी एक अलग से जगह दी जाती है, भले वो जीआईडीसी में। अच्छा, ओके, चलिए। और कोई इश्यूज, और कोई इनपुट? एक एग्जम्पशन था सर 750 1500 वाला जीटीए में, वो भी हाँ समाप्त हो गया है। हाँ, वो भी समझ, वो तो बता दिया। सर अभी डायमंड के ऊपर रफ और दूसरे डायमंड के ऊपर भी टैक्स इन लोगों ने अलग अलग कर दिए। हाँ हाँ, अलग किया उन्होंने, शेड्यूल 7 एक अलग बना दिया है। यस सर। ठीक बात। पहले रफ डायमंड के ऊपर कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, अब लोगों ने उसको भी टैक्सेबल कर दिया 0.075। अच्छा अच्छा, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैंने बहुत कुछ नहीं किया। सर हमारी सूरत की डायमंड इंडस्ट्रीज है। हाँ, तो आप एक सेशन ले लीजिए हमारे लिए डायमंड इंडस्ट्री पे। सारा रेट वूट बता दीजिएगा। मतलब बेसिकली क्या है, गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस स्टोन्स, इस पे हमने कोई स्टडी कभी किया ही नहीं, बड़ा स्पेशलाइज्ड है। और बाकी लोग तो, मुझे बहुत कम लोगों के पास ज्वेलर्स होंगे, जितना गुजरात में उतना तो किसी के पास नहीं है। ठीक है, फिर ये सेशन कंप्लीट किया जाए। अब्दुल बसिस्ट, अब्दुल जी नमस्ते, कहाँ हैं आप? नए चेहरे नजर आ रहे हैं। जी सर। नमस्ते, वीडियो ऑन कर पाएंगे आप? नो सर, नॉट अ क्वाइट इन पोजीशन। अच्छा चलिए ठीक है, अब्दुल जी एक बार अपने बारे में बता दीजिए। जी सर, मैं अभी एलएलबी में स्टूडेंट हूँ। अभी अच्छा। मेरा फोर्थ सेम चल रहा है और प्रैक्टिस भी करता हूँ, मतलब ऐसा कुछ लॉयर है उस सीए के साथ। कहाँ है, किस जगह पे हैं आप? ये जौनपुर उत्तर प्रदेश। जौनपुर उत्तर प्रदेश। चलिए, वेलकम टू दिस सेशन। जी सर, थैंक यू। करें कंप्लीट। अच्छा, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, मैंने पिछले सेशन में भी रिक्वेस्ट किया था, गूगल रिव्यू जरूरी है, एक बहुत ज्यादा जरूरी है। और है ना, जब आप रिव्यू दें तो आप प्लीज लिख दें, सिर्फ 5 स्टार देने से नहीं होगा, उसमें लिखना भी पड़ेगा कि आपको इस सेशन में अच्छा क्या लगा। मैं आपको ना गूगल रिव्यू का लिंक शेयर कर रहा हूँ। इसमें प्लीज लिख दें, आप अपने बारे में जरूर से लिखिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, अकाउंटेंट है, कितने साल की प्रैक्टिस है, उसके बाद रिव्यू दीजिए। उससे क्या होगा कि रिव्यू ऑनेस्ट लगेगा। ठीक है, दे देंगे रिव्यू, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल यस बिल्कुल सर। देंगे सर।
हाँ, आज के सेशन का रिव्यू जरूर से दे दीजिए। सो थैंक यू सो मच, बहुत Thank you, अच्छा sir. लगा आप लोग से बात करके। यूं ही जुड़े रहिए, जब जब नया नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज या कुछ भी और डिस्कशन करना होगा तो हम लोग ऐसे ही लाइव आएंगे जूम पे। दूसरा, Yes, sir. जो हमारा जो लिटिगेशन वाला जो क्लासेस चल रहा है उसको जरूर से ज्वाइन कीजिए, आपको हर हालत में फायदा होगा, ये हमारी गारंटी है। बाय बाय। Okay, sir. Thank you. नमस्ते सर। कल क्लास है और नहीं है सर? संडे कल संडे है, कल संडे है, कल रेस्ट। कल एंजॉय करें लाइफ को, जीएसटी को एंजॉय करवा ही रहा है। GST गान से कहाँ enjoy है?